भारत के उत्तरी मैदान दुनिया के सबसे बड़े उपजाऊ भूभागों में से एक है। इसे भारत की अन्न की टोकरी भी कह सकते हैं। अब नए शोध से पता चल रहा है कि इस महत्वपूर्ण इलाके की रचना कैसे हुई और ये कैसे लगातार हमारे कदमों के नीचे अपनी जगह बदल रहा है और हमें पता भी नहीं चल रहा। भारत के विशाल उत्तरी मैदान हिमालय के दक्षिण में बसे हैं। यहाँ की मिट्टी खनिज तत्वों से इतनी भरपूर है कि ये अपने विशाल और उपजाऊ खेतों के जरिए लाखों करोड़ों भारतीयों का पेट भर रही है। यहाँ गेहूं, चावल, दालें, गन्ने के अलावा भी बहुत कुछ उगता है। इन जमीनों पर उगने वाली फसलों से करीब 65 करोड़ लोगों की गुजर बसर होती है। लेकिन ये इलाके इतने उपजाऊ बने कैसे? इसके लिए हमें करीब 7 करोड़ साल पीछे की तरफ लौटना होगा। उस समय भारतीय उपमहाद्वीप वर्तमान के अफ्रीका का एक हिस्सा था। फिर ये उससे अलग होकर वर्तमान के एशिया की तरफ बढ़ने लगा। इस दौरान उसने बीच में मौजूद टेथिस सागर को निगल लिया और हिमालय पर्वत श्रृंखला को जन्म दिया। आज इसी हिमालय पर्वत में बर्फीली चोटियां और ग्लेशियर मौजूद हैं। जब ग्लेशियर पिघलते हैं तो उनका पानी नॉर्दर्न प्लेन्स यानी उत्तरी मैदान कहलाने वाले क्षेत्र में आता है। इन उत्तरी मैदानों के उत्तर में हिमालय है और दक्षिण में प्रायद्वीपीय क्षेत्र है। पूर्व से पश्चिम की ओर इन मैदानों की लंबाई 2400 किलोमीटर और 200 से 400 किलोमीटर है उत्तर से दक्षिण तक। इनका कुल क्षेत्रफल 5,80,000 किलोमीटर है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि कौन सी बात इन्हें इतना उपजाऊ बनाती है? इसका जवाब है 3 शक्तिशाली नदियां। पहली है सिंधु नदी, जो उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों को सींचती है। दूसरी है गंगा, जिसका गहरा सांस्कृतिक और आध्यात्मिक महत्व है। और तीसरी ब्रह्मपुत्रा, जो पूरे पूर्वी इलाके से होकर बहती है। भारत की बनावट पर हर नदी अपनी एक अनूठी छाप छोड़ती है। आज भूवैज्ञानिक हर नदी के बारे में गहराई से अध्ययन करते हुए इसकी जियोमॉर्फोलॉजी या जमीन और जल क्षेत्रों के बीच की अंतःक्रिया के बारे में सीख रहे हैं। इस अंतःक्रिया ने लाखों साल के दौरान जमीन की सतह और नदी प्रणालियों दोनों को ही बदला है। भारत करीब 5.5 करोड़ साल पहले एशिया से टकराया था। 5 करोड़ से 5 करोड़ 20 लाख साल के बीच इसने बना दिया था लीनियर डिप्रेशन, टक्कर वाली जगह पर। यहाँ 2 नदी प्रणालियां थीं। इन्हें कहा जाता है प्रोटो इंडस और प्रोटो ब्रह्मपुत्र। तो हम कह सकते हैं कि सिंधु और ब्रह्मपुत्र नदी प्रणालियां इस टक्कर जितनी पुरानी है। हिमालय की नदी प्रणालियों की सबसे महत्वपूर्ण पहचान ये है कि इन पहाड़ों की ऊंचाई 8,000 मीटर तक है और ग्लेशियर के मुहाने 4 से 5,000 मीटर तक की ऊंचाई पर हैं। ज्यादातर नदियों की शुरुआत इसी जगह होती है और ये बहते बहते हरिद्वार जैसी जगहों तक उतर आती हैं, जो करीब 400 मीटर ऊंची हैं और उसके बाद समुद्र की सतह तक पहुंच जाती हैं। गंगा जैसी नदियां जिस जगह से गुजरती हैं, वहाँ गहरा प्रभाव छोड़ती हैं। बहने के दौरान ये उस जगह और उसकी बनावट दोनों को बदल देती हैं। एकदम समतल नजर आने वाला गंगा का मैदान जियोमॉर्फोलॉजिकल नजरिए से बहुत ज्यादा विविधता रखता है। गंगा के मैदानों के टोपोग्राफिक पहलू का अध्ययन करने पर यह पाया गया कि ये क्षेत्रीय महत्व के नजरिए से कम 6 जियोमॉर्फिक सतहों से बना है। नदियां पहाड़ों से नीचे आते समय कोई भी रास्ता क्यों न अपनाएं, वो अपने साथ अलूवियम से भरपूर तलछट को लाती हैं और उनका पानी ज्यादा भारी और दलदली होता जाता है। गंगा के मैदानों को 4 श्रेणियों में बांटा जा सकता है। भाबर, जो शिवालिक की तलहटी के साथ साथ पूर्व से पश्चिम दिशा में मौजूद है। भाबर भारत गांगेय मैदान का सबसे उत्तरी, संकरा और कम उपजाऊ क्षेत्र है। इस इलाके में अलूवियल फैन्स मौजूद हैं। पत्थरों और रोड़ों की वजह से ये इलाका कृषि के लिए उपयुक्त नहीं है।
तराई क्षेत्र भाबर के दक्षिण में है। ये नम, दलदली और हल्के वनों वाला संकरा इलाका है। यहीं पर पश्चिम में विश्व प्रसिद्ध जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क मौजूद है और पूर्व में काजीरंगा नेशनल पार्क है। ऊंचाई पर मौजूद इलाके को भांगर कहते हैं और ये पुरानी अलूवियम मिट्टी से बना है। यहाँ मौजूद कैल्केरियस डिपॉजिट्स को कंकड़ कहा जाता है। ये इलाका रेतीला है और खेती के लिए ज्यादा उपयुक्त नहीं है। चौथा क्षेत्र है खादर। ये बाढ़ वाले मैदान है। यहाँ अलूवियम की उम्र कम है और इस मिट्टी में सिल्ट और क्ले दोनों हैं, जो इसे बहुत उपजाऊ बनाती हैं। सुदूर अतीत में ये सतहें जलवायु संबंधी और टेक्टोनिक घटनाओं का भी सामना कर चुकी हैं, जिनसे ये और उपजाऊ बनी हैं। उदाहरण के लिए टेक्टोनिक घटनाएं तलछट की आपूर्ति को नियंत्रित करती हैं। ऐसे में अगर उत्तर में हिमालय में टेक्टोनिक गतिविधियां बढ़ती हैं या दक्षिण में क्रेटोन में, तो तलछट की आपूर्ति भी बढ़ेगी और ज्यादा मोटी तलछट आने लगेगी और नदी की घाटियां उससे भर जाएंगी। अगर जलवायु में बदलाव आता है और वो ज्यादा नम हो जाती है तो नदियों का जल बढ़ेगा और तलछट बड़ी मात्रा में घाटियों में जमा हो जाएगी और इस तलछट का काफी बड़ा हिस्सा बंगाल की खाड़ी तक भी पहुंचेगा। उत्तरी मैदानों का उपजाऊपन बढ़ता गया, जिसकी वजह से शुरुआती मानव ने अपनी बस्तियां बसाने के लिए इन्हें चुनना शुरू कर दिया। सिंधु नदी की वजह से दुनिया की सबसे प्राचीन सभ्यताओं में से एक का जन्म हुआ। 5000 साल पहले इस नदी के किनारों पर 50 लाख लोग बसते थे। इसकी प्राकृतिक रक्षा प्रणालियां थीं उत्तर में मौजूद हिमालय और दक्षिण में मौजूद प्रायद्वीपीय पठार, और यहाँ 2000 शहरों और गांवों वाली एक फलती फूलती संस्कृति मौजूद थी। मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा सिंधु घाटी की सभ्यता से जुड़े प्रसिद्ध शहर हैं, लेकिन छोटे शहरों के चिन्ह भी मिलते हैं, जैसे लोथल, ढोलावीरा, गनीरीवाला और राखीगढ़ी। राखीगढ़ी जो है वो सरस्वती और दसमती के दोआब में स्थित है, जिसकी वजह से ये उसका कैच फ्लड एरिया आता है, जिसकी वजह से यहाँ की जो मिट्टी है वो बहुत ज़्यादा फर्टाइल थी। और ये स्थान इन लोगों ने चुना, हड़प्पन्स ने, कि यहाँ पर क्योंकि फर्टिलिटी ज़्यादा थी और ये दोनों तरफ से नदियों से घिरा होने के कारण सुरक्षा प्रदान करता था इस स्थल को। इसीलिए ये स्थान चुना कि यहाँ पर आकर के वो बसे और एक मेजर टाउन के रूप में। आपको पता होना चाहिए राखीगढ़ी जो हड़प्पन सभ्यता के 5 टाउन मेन रहे हैं, जिसमें से हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, गनेरीवाला ये पाकिस्तान में है, लोथल, धोलावीरा एंड राखीगढ़ी ये 2 टाउन जो हैं ये इंडिया साइड में है। एक भरी पूरी सभ्यता को जन्म देने वाली सिंधु एक संपूर्ण नदी प्रणाली है, जो आज भारत और पाकिस्तान दोनों में मौजूद है। सिंधु नदी का जन्म तिब्बत के नजदीक कैलाश पर्वत श्रृंखला में हुआ और ये जम्मू कश्मीर के लद्दाख से बहती हुई पाकिस्तान में कराची पहुंचती है और फिर अरब सागर में गिर जाती है। भारत में सिंधु नदी की प्रमुख सहायक नदियां हैं झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलुज। इन 5 नदियों से ही पंजाब को इसका नाम मिला, यानी 5 नदियों की भूमि। ये नदी प्रणाली पूरे उत्तर पश्चिमी क्षेत्र के बाढ़ वाले मैदानों को सींचती रही है। हमारे पास मौजूद सिंधु नदी के रिकॉर्ड दर्शाते हैं कि करीब 5000 साल पहले नदियों के वर्तमान स्तर से भी 20 मीटर ऊंची बाढ़ आई थी, लेकिन उस दौर में लोग सूखी जगहों की ओर बढ़ गए और फिर वहीं रहने लग गए। जब हम उत्तरी मैदानों के बीच वाले हिस्से की तरफ बढ़ते हैं तो सिंधु का प्रभाव कम होने लगता है। यहाँ गंगा का प्रभाव ज्यादा है, जो दुनिया के सबसे विशाल और उपजाऊ भूभागों में से एक से होकर बहती है। गंगा हिमालय की 3 मुख्य नदियों में से सबसे युवा है और आध्यात्मिक तौर पर भारत की पहचान भी है। इसकी शुरुआत गंगोत्री घाटी से होती है, जो उत्तराखंड में है, और ये उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश से होते हुए बंगाल की खाड़ी में समा जाती है। गंगा बेसिन भारत के उत्तरी मैदान का सबसे विशाल भाग है और यहाँ की कृषि अर्थव्यवस्था काफी मजबूत है। हम गंगोत्री घाटी में हैं और गौमुख के बहुत ही करीब हैं, जो कि गंगोत्री ग्लेशियर का ही एक भाग है। गंगोत्री का
मुख भी काफी करीब है, ये सिर्फ 200 मीटर की ऊंचाई पर नजर आता है। गौमुख वो जगह है जहां से भागीरथी नदी का उद्गम होता है और ये जब देवप्रयाग में अलकनंदा से मिलती है तो आगे गंगा कहलाती है। गंगोत्री ग्लेशियर भागीरथी नदी की जीवन रेखा है और ये गंगा नदी के अस्तित्व में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। गंगा नदी को पानी केवल भागीरथी से ही नहीं, अलकनंदा से भी मिलता है, लेकिन गंगा को पानी का मुख्य अंशदान भागीरथी नदी से ही प्राप्त होता है। गंगा की कई सहायक नदियां हैं, जिनमें गोमती, घाघरा, तमसा, यमुना और कोसी भी शामिल है, जिसे बिहार का शोक कहा जाता है क्योंकि इसमें गंभीर बाढ़ आती रहती है। यमुना, खासकर इसकी सहायक नदी चंबल को अनुपजाऊ मिट्टी और नालों के लिए जाना जाता है। गंगा और इसकी सहायक नदियां बहने के दौरान नीचे मौजूद नदी की तली को काटती हैं। सदियों के दौरान इस कटाव से जमीन की शक्ल बदलती गई है। भूमि की इस विकास प्रक्रिया का संबंध नदी के शुरुआत के समय से ही होता है। इस बात को और बेहतर ढंग से समझने के लिए IIT कानपुर में भूविज्ञान विभाग की एक शोध टीम अलकनंदा और भागीरथी दोनों के हेडवाटर सिस्टम की निगरानी करती रही है। टीम को पता चला है कि यहाँ काफी बदलाव हो रहे हैं। ये बदलाव ग्लेशियर से निकल रहे पानी, बर्फ के पानी, भूजल के अंशदान और बारिश से मिल रहे पानी की शक्ल में है। सिर्फ पानी की मात्रा ही नहीं, बल्कि इसकी बनावट भी बदल रही है। नदी में आप जो केमिस्ट्री देखते हैं, दरअसल वो तली की बनावट का काम है। तो जैसा कि मैंने कहा, अगर नदी कार्बोनेट वाले क्षेत्र से होकर बह रही होगी तो उसमें बाइकार्बोनेट कॉन्सेंट्रेशन काफी ज्यादा होगा। कार्बन का मतलब है कैल्शियम से भरपूर चट्टानें। लेकिन अगर कोई नदी बेसाल्टिक इलाके से होकर बह रही होगी तो उसके पानी की बनावट ज्यादा सिलिसिक्लास्टिक होगी। यानी नदी जिस चट्टान के ऊपर से होकर बहती है वही उसकी बनावट तय करती है। उसके पानी में ऐसे ही चट्टान के गुण नजर आते हैं। हिमालय में लिथोटेक्टोनिक इकाइयों की विविधता रही है, तो इसलिए हिमालय से आने वाले पानी में भी काफी विविधता है और ये खेती के लिए जरूरी महत्वपूर्ण खनिज उपलब्ध कराता है। उत्तर की तुलना में अगर दक्षिण पर नजर डालें तो पता चलता है कि तलछट क्रेटोन से आ रही है और खनिज और रासायनिक नजरिए से यह हिमालय की चट्टानों से अलग है। तो खेती में सहायक कम से कम 2 अलग अलग तरह के इलाके मौजूद हैं और उनकी खनिज संबंधी बनावट भी 2 तरह की है। अगर नदी के रास्ते की बात करें तो पिछले करीब 100 साल में उसमें भी 4 से 9 किलोमीटर का बदलाव आया है। ऐसा कैसे हुआ? ये हिमालय और ऊपरी श्रृंखलाओं से हुए मिट्टी के कटाव का नतीजा है, जहां से हर साल 74 करोड़ 90 लाख टन तलछट बहकर आती है। इसमें से 9 करोड़ 50 लाख टन तलछट बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। बाकी बची 72 करोड़ 90 लाख टन तलछट गंगा के बाढ़ वाले मैदानों में फैलकर उन्हें और ज्यादा उपजाऊ बनाती है। गंगा के बाढ़ वाले मैदान सचमुच कमाल के हैं, लेकिन भारत में एक और नदी प्रणाली भी मौजूद है और इसे ढूंढने के लिए हमें पूर्व की ओर बढ़ना होगा। शक्तिशाली नदियां भारत के संपूर्ण उत्तरी मैदानों को सींचती हैं। देश के उत्तर में ब्रह्मपुत्र नदी प्रणाली है जो जीवन और उर्वरता लाती है। इसकी शुरुआत हिमालय में मानसरोवर झील से होती है। ये चीन से बहते हुए भारत में प्रवेश करती है और फिर बांग्लादेश में चली जाती है। इसकी सहायक नदियों में दिबांग, लोहित और तीस्ता शामिल है। इनमें से हर एक अपने साथ तलछट लाती है, जिससे ब्रह्मपुत्र की जटिलता और बढ़ जाती है। ये एक बहुत ही पेचीदा जल प्रणाली है और इस नदी को कई भू प्रक्रियाएं आकार देती हैं। जैसा कि मैंने कहा, अभी तक हमने सिर्फ हाइड्रोलॉजी पर ही नजर डाली है, क्योंकि हमें बाढ़ और कटाव जैसी कई जल विज्ञान संबंधी समस्याओं का सामना करना होता है। लेकिन ब्रह्मपुत्र के साथ बहुत सी बनावट संबंधी, रसायन संबंधी, भूविज्ञान और जीव विज्ञान संबंधी चीजें जुड़ी हुई हैं।
गंगा की तरह ब्रह्मपुत्र नदी भी गाद के लगातार जमाव की वजह से अपना रास्ता बदलती रहती है। इससे एक विशाल जल भराव वाला क्षेत्र बनता है, जिसके कारण यहाँ लगातार बाढ़ आती रहती है। यह है माजुली। ये दुनिया का सबसे बड़ा नदी में मौजूद द्वीप है। ब्रह्मपुत्र नदी की विकास प्रक्रिया के कारण ब्रह्मपुत्र के पहले वाले जल भराव क्षेत्र के एक भाग के अलग हो जाने की वजह से इसका निर्माण हुआ था। जिस साल में ये बना उसकी जानकारी तो नहीं है, पर ये तय है कि कोई बड़ी बाढ़ आई होगी जिससे बहाव का एक हिस्सा अलग हुआ होगा और ये ज्यादा दक्षिणी दिशा में खिसका होगा। इससे उत्तरी हिस्सा आंशिक रूप से निष्क्रिय हुआ होगा और उससे नदी का ये द्वीप बन गया होगा। दरअसल ये पहले वाले जल भराव क्षेत्र के अलग होने की प्रक्रिया है। 1950 में नदी की तली एक भूकंप के कारण ऊपर उठी, जिससे इसका रास्ता और बदल गया और यहाँ बार बार बाढ़ आने लगी। लेकिन ब्रह्मपुत्र में बार बार भयंकर बाढ़ आने की वजह से इस इलाके की मिट्टी भी उपजाऊ हो गई। कई विशेषज्ञों का मानना है कि काजीरंगा में हर साल बाढ़ आना जरूरी है, क्योंकि इसके साथ ढेर सा अच्छा पानी, बढ़िया पोषक तत्व और ठोस सामग्री आती है। तो मुझे ये भी लगता है कि ब्रह्मपुत्र नदी के किनारों पर जो खेती वाले इलाके हैं उनमें बहुत विविधता है और वो सभी हर साल आने वाली इस बाढ़ पर काफी हद तक निर्भर रहते हैं। सच ये है कि ब्रह्मपुत्र दुनिया की उन नदियों में से एक है जिसमें सबसे ज्यादा तलछट मिलती है। इसमें सिंधु या गंगा के मुकाबले कहीं ज्यादा गाद बहती है। इसीलिए एक से दूसरे मौसम में जमीन पर इसका प्रभाव ज्यादा स्पष्ट नजर आता है। मॉनसून या बाढ़ के हर दौर में किनारों और बेसिन का नया कटाव शुरू हो जाता है। इस वजह से इंसानी आबादी को लगातार उथल पुथल झेलनी पड़ती है। अब भूवैज्ञानिक बड़ी मेहनत से इसका कोई समाधान ढूंढने की कोशिश में है। गुवाहाटी यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर ब्रह्मपुत्र स्टडीज में भूवैज्ञानिक इस नदी प्रणाली का गहराई से अध्ययन कर रहे हैं। उनकी कोशिश इसके रहस्यों का खुलासा करने की है और साथ ही कुछ अनोखे प्रयास करने की भी, ताकि प्रकृति के कोप के प्रभाव को घटाया जा सके। इंजीनियरिंग से जुड़ी नई पहलों को ठोस वैज्ञानिक और बुनियादी शोध का साथ भी मिलना चाहिए। साथ ही हमें इस समस्या से जुड़े इंसानी पहलू पर भी नजर रखनी होगी। इसलिए इन सब पहलुओं को नजर में रखकर इस संदर्भ में समाधान निकालने होंगे। इसलिए गुवाहाटी यूनिवर्सिटी ने सेंटर फॉर ब्रह्मपुत्र स्टडीज को स्थापित करने की बात सोची और इसे भारत के डोनर मंत्रालय ने स्वीकृति भी दी और धनराशि भी। इस समय राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संबंधित संगठनों के बीच सक्रिय सहयोग चल रहा है, ताकि इंजीनियरिंग से जुड़ी इन समस्याओं के समाधान के लिए बेहतरीन प्रतिभाओं के जरिए प्रभावी वैज्ञानिक हल निकाला जा सके। ये नदी प्रणालियां यानी सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र साथ मिलकर उत्तरी मैदानों और उन पर निर्भर करने वाले लाखों भारतीयों में जान फूंकती हैं। लेकिन ग्लोबल वार्मिंग ऐसे खतरनाक बदलाव ला रही है जो इनके अस्तित्व के लिए खतरा साबित हो सकते हैं। जीवन को हजारों लाखों साल से कायम रखने वाली हिमालय की 3 नदियां एक गंभीर समस्या को झेल रही हैं। ये है जलवायु परिवर्तन। वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी विज्ञान एवं टेक्नोलॉजी विभाग के अंतर्गत काम करता है और इसके शोधकर्ता और विशेषज्ञ गंगोत्री ग्लेशियर पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव का अध्ययन करते रहे हैं और खबर अच्छी नहीं है। हमारे अध्ययन से पता चला कि गंगोत्री ग्लेशियर अब करीब 22 मीटर की रफ्तार से पीछे हट रहा है। 10 साल के रिकॉर्ड ये बात दिखाते हैं। तो हम इस क्षेत्र में बर्फ की मात्रा पर, बर्फ के स्रोत पर, बर्फ और ग्लेशियर के पिघलने की रफ्तार पर और इस बात पर भी नजर रखे हुए हैं कि ग्लेशियरों से गंगा नदी को कितना पानी मिलता है। शुरुआत भागीरथी, देवप्रयाग और उससे नीचे वाले भाग से की जा रही है। अध्ययनों से साफ पता चल रहा है कि तापमान में बढ़ोतरी से ग्लेशियर ज्यादा तेजी से पिघल रहे हैं और ऐसा काफी ऊंचाई पर हो रहा है जहां वो सदियों से जमे हुए थे। अगर जलवायु में बदलाव होगा तो समय के साथ साथ पर्यावरण भी बदलेगा और हमें जलवायु का जो सबसे बड़ा प्रभाव दिख रहा है वो ग्लेशियरों की विविधता
बारिश के स्वरूप पर है और ये आखिरकार किसी भी देश की सामाजिक आर्थिक व्यवस्था पर बुरा असर डालेंगे। हमारी नदियों और ग्लेशियरों के लिए वक्त हाथ से निकल रहा है। अब ये हम पर है कि हम उन्हें बचाए रखने के लिए संघर्ष करें, वरना उनसे हमें जो खजाने मिलते हैं हम उन्हें गवा देंगे। एक वक्त था जब ग्लेशियर गंगोत्री के नजदीक तक हुआ करता था, लेकिन ग्लेशियर के पिघलने से उससे निकलने वाली ये सारी सामग्री यहाँ जमा हो गई जो आपको नजर आ रही है। आपने 2013 में केदारनाथ घाटी में हुई त्रासदी को देखा होगा। वहाँ लोगों ने अपने घर, अपने होटल और अन्य कई इमारतें बना ली थीं, पर ये जगहें ऐसी स्थायी संरचनाएं बनाने के लिहाज से खतरनाक हैं। नदियों के भी अधिकार होते हैं और हम इंसानों को उनसे ये अधिकार छीनने नहीं चाहिए। हमें नदियों के साथ रहना सीखना होगा, ना कि उन्हें अपने हिसाब से चलाना। खास तौर पर इस तरह की किसी भी बड़ी नदी के साथ ये एक गलत कदम होगा। किसी विशाल नदी को बदलने के लिहाज से हम बहुत तुच्छ हैं, लेकिन समय के साथ अगर हम उनमें नकारात्मक बदलाव लाते हैं तो उसमें हमें ही नुकसान होगा। पूरी दुनिया की लगभग 20% आबादी नदी प्रणालियों के बल पर ही जिंदा है, तो पहाड़ों से निकलकर गंगा के मैदानों और डेल्टा में बहने वाली नदियों में पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को चलाने की योग्यता है, क्योंकि इस इलाके में पूरी दुनिया की 20% आबादी बसती है। तो अगर हमने इन नदी प्रणालियों की तरफ ध्यान न दिया तो अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में हम अपना नेतृत्व गंवा सकते हैं। हमारा अतीत, वर्तमान और भविष्य हिमालय की नदियों के साथ करीब से जुड़ा है और हमारे अपने अस्तित्व के लिए ये जरूरी है कि हम इन्हें बचा कर रखें।